नमस्कार दोस्तों, स्वागत है चैनल सूर्य के सामने मोदी आवाज चलेंगे। सबसे पहले सूर्य में आपको बताएंगे दोस्तों, लोकसभा चुनाव के मद्देनजर क्या जानबूझकर केंद्रीय मंत्रालयों के अंदर आग लगाई जा रही है। दोस्तों कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं और कांग्रेस पार्टी की ओर से भी सवाल पूछे जा रहे हैं। दोस्तों इसके साथ में भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने के बाद एक बड़े नेता को पता चला कि यहाँ तो मोदी लहर है ही नहीं। बताएंगे आपको, बीजेपी के प्रत्याशी ने मोदी लहर से साफ इनकार करते हुए बीजेपी और गोदी मीडिया के सारे बनाए गए झूठ को तोड़ दिया है। बताएंगे क्या है पूरा मामला दोस्तों। इसी के साथ में भाजपा के नेता ने पिछड़ा वर्ग का कर दिया अपमान, जिसके बाद अखिलेश यादव ने इस मुद्दे को बड़ा बना दिया है। साथ साथ आपको बताएंगे सुप्रीम कोर्ट के अंदर वीवीपैट और ईवीएम को लेकर की गई चर्चा के बीच में किस तरीके की जानकारी सामने आ रही है। बताएंगे कोर्ट ने क्या वीवीपैट की पर्चियों को बॉक्स में जमा करने की इजाजत दे दी है या फिर कोई और बड़ी जानकारी सामने आ रही है। एक एक करके चलेंगे, लोकसभा चुनाव से जुड़ी हुई सारी बड़ी खबरें आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं दोस्तों की बीजेपी के प्रत्याशी ने बिल्कुल सही कहा है, देश में कहीं भी किसी भी कोने में कोई मोदी लहर नहीं है, बल्कि भाजपा के खिलाफ लोगों में रोष है, क्रोध है, गुस्सा है। तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत जरूर लिखेगा। चलते हैं सबसे पहले और सबसे बड़ी अपडेट की तरफ दोस्तों, जहां लोकसभा चुनाव के पहले फेज का इलेक्शन 19 तारीख को होने वाला है। आज चुनाव प्रचार के अंतिम दिन सारे बड़े नेता अपनी ताकत झोंकने वाले हैं दोस्तों। लेकिन बड़ी जानकारी पहले चरण के चुनाव से पहले आ रही है। गृह मंत्रालय की दूसरी मंजिल पर आग लग गई है दोस्तों, जिसमें मशीन, कंप्यूटर, कई सारे दस्तावेज जल गए हैं। इस पूरे मामले पर कांग्रेस पार्टी और विपक्ष के लोगों ने कई सारे सवाल खड़े करते हुए कांग्रेस ने लिखा कि चुनाव के बीच में ये आग काफी कुछ बता रही है। कौन सी फाइलें जली है ये बताना चाहिए। यानी दोस्तों मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव के दौरान भी कई सारे दफ्तरों में आग लगती दिखाई दे रही थी। ऐसा लग रहा था कि मानो नई सरकार ना बन जाए उससे पहले ही सबूत निपटाए जा रहे हैं, जैसा कि गंभीर आरोप लगाया गया था। इसके बाद अब केंद्रीय गृह मंत्रालय अमित शाह के मंत्रालय से आ रही है बड़ी जानकारी के बाद कई सारे और भी सवाल खड़े होते हैं। अगर आप भी मानते हैं कि पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए और सबको पता चलना चाहिए कि कौन कौन सी फाइलें जली है, तो अपनी राय जरूर लिखा बताएगा दोस्तों। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने वाली नवनीत राणा जब प्रचार करने के लिए पहुंची और बीजेपी के उम्मीदवार के तौर पर लगातार कैंपेन कर रही है, तब उनको समझ में आ चुका है कि यहाँ कहीं कोई दूर दूर तक मोदी लहर नहीं है। उन्होंने पार्टी के कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि इस बार कहीं भी कोई नरेंद्र मोदी की लहर नहीं है, मोदी लहर नहीं है, कुछ ही हफ्तों में वो सच जान जाएंगे। कुल मिलाकर दोस्तों भाजपा के नेताओं को लग रहा था कि वो मोदी लहर के कारण चुनाव जीत जाएंगे, लेकिन इस बार बीजेपी के खिलाफ जोरदार गुस्सा है और यही बड़ा कारण है कि भारतीय जनता पार्टी की नेत्री जो चुनावी प्रचार में उतरी हुई है, अमरावती से चुनाव लड़ रही है, उनको भी समझ में आने लगा है कि यहाँ कहीं भी कोई मोदी लहर नहीं है, बल्कि भाजपा के प्रति लोगों में गुस्सा ही है। हालांकि उन्होंने इस बात को माना है कि मोदी लहर नहीं है और सोशल मीडिया पर उनका बयान काफी ज्यादा शेयर किया जा रहा है। दोस्तों अगर आप भी नवनीत राणा के इस बात का समर्थन करते हैं और मानते हैं कि जबरदस्त सत्ता विरोधी लहर से बीजेपी जूझ रही है, तो इस वीडियो को लाइक करके अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को अपने लोगों तक शेयर कीजिएगा दोस्तों। इसी के साथ में राहुल गांधी जहां पर दक्षिण भारत के अंदर जोरदार तरीके से प्रचार कर रहे हैं, तो प्रियंका गांधी ने पूर्वी भारत की जिम्मेदारी संभाल रखी है। पूर्वी उत्तर भारत के अंदर उन्होंने कई सारी सभाओं को संबोधित किया है। पहले असम के जोरहाट में जाकर पार्टी के कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए एक बड़ी रैली को उन्होंने कांग्रेस पार्टी के पक्ष में करने के लिए पार्टी के सारे गारंटी और न्याय लोगों को गिनवाए हैं। प्रियंका गांधी की ओर से सारी तस्वीरें शेयर की गई है दोस्तों। आप लोग देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में महिलाएं उमड़कर प्रियंका गांधी की रैली में आकर खड़ी है और उनका इंतजार करते हुए नारे भी लगा रही है। आपको बता दें कि प्रियंका गांधी ने कहा कि मां त्रिपुरेश्वरी की धरती पर आज त्रिपुरा वेस्ट में रोड शो किया, यहाँ के भाई बहनों से मुलाकात की। कांग्रेस के 5 न्याय को लेकर जनता में जबरदस्त उत्साह है। 30 लाख नौकरियां, किसानों को एमएसपी, महिलाओं को सालाना 1 लाख रुपए, भूमिहीनों को जमीन, बच्चों को 12वीं तक की शिक्षा देने के लिए आ रही है कांग्रेस। इसके बाद जो रैलियों की तस्वीरें देखकर समझा जा सकता है कि कहीं ना कहीं प्रियंका गांधी के साथ पार्टी के सारे कार्यकर्ता एकजुट दिखाई दे रहे हैं और त्रिपुरा के 2 सीटों में से 1 सीट पर कांग्रेस पार्टी की दावेदारी काफी मजबूत है दोस्तों। जो भी जानकारी इससे जुड़ी आती रहेगी आप लगातार पहुंचाते रहेंगे। साथ साथ अखिलेश यादव ने भारतीय जनता पार्टी के गाजीपुर के प्रत्याशी का घमंड दिखाने के लिए एक वीडियो शेयर किया है दोस्तों। भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी कहता है कि मैं चाणक्य का शिष्य हूं और जानता हूं कि कैसे नंद वंश का विनाश किया जाता है। इसके बाद अखिलेश यादव ने वीडियो शेयर करते लिखा कि गाजीपुर से बीजेपी प्रत्याशी का घमंड से भरा है, ये भी दम्भी बयान पिछड़े दलितों के वंश को खत्म करने के लिए सीधी धमकी है। ये बीजेपी के प्रत्याशी का अहंकार बोल रहा है, जो सत्ता और भ्रष्टाचार से कमाए धन बल के नशे में चूर होकर किसी भी समाज का अपमान करने से नहीं चूक रहा। इसलिए आज पिछड़े दलितों और अल्पसंख्यकों के साथ साथ क्षत्रिय, राजपूत, ठाकुर समाज से लेकर त्यागी, जाट, गुर्जर और सैनी समाज बीजेपी के खिलाफ एकजुट हो गए हैं और लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को वोट न देने की कसम खा रहे हैं और गंगा जल भी उठा रहे हैं। भाजपाइयों का बड़बोलापन ही भाजपा के महापतन का कारण बन रहा है। साथ साथ वीवीपैट के वेरिफिकेशन का मामला पहुंचा था सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को लेकर बीते दिन बहस की गई है। आपको बता दें कि एक मामला दर्ज किया गया, इसमें मांग की गई थी कि वीवीपैट की 100% पर्चियों का वेरिफिकेशन होना चाहिए, यानी वीवीपैट की जो पर्चियां निकलती है उसको वोटर्स के द्वारा फिजिकली प्राप्त करके बैलेट पेपर में डाला जाना चाहिए और इसके बाद ईवीएम के वोट्स के साथ साथ वीवीपैट की पर्ची को भी गिना जाना चाहिए। इस मामले को लेकर जो बहस हुई है दोस्तों, उसमें बड़ी जानकारी यह है कि एडवोकेट प्रशांत भूषण ने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि ईवीएम चिप को प्रोग्राम किया जा सकता है। ज्यादातर यूरोपियन देश ईवीएम से बैलेट पेपर पर लौटे हैं। जस्टिस संजीव खन्ना बोले, कहा वहां मत जाइए। प्रशांत भूषण ने आगे कहा
कहा कि इस पर कोई विवाद नहीं है, ये फैक्ट है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कानूनी जिरह तक सीमित रहिए और याद रखिए कि यह मुद्दा पहले लाना चाहिए था। प्रशांत भूषण ने आगे कहा कि अगर ईवीएम वीवीपैट की गिनती और वोटर्स के टोटल नंबर में कोई अंतर आता है तो इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपने पॉइंट्स लिखित में दीजिए, इसके बाद 2 बजे फिर से सुनवाई शुरू की गई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप क्या राहत चाहते हैं। प्रशांत भूषण ने कहा कि हम पेपर बैलेट पर लौट सकते हैं। एक और ऑप्शन है कि वोटर्स को वीवीपैट की स्लिप दे दी जाए, नहीं तो स्लिप मशीन में जाएगी और ये स्लिप वोटर को दी जा सकती है और इसे बैलेट पेपर में डाला जा सकता है। जस्टिस खन्ना ने कहा कि हम आपकी दलील को समझ गए हैं। वरिष्ठ वकील संजय हेगड़े ने कहा कि ईवीएम में पड़े वोट्स का वीवीपैट स्लिप के साथ मिलान किया जाना चाहिए। जस्टिस खन्ना बोले, कहा आप कह रहे हैं कि 60 करोड़ वीवीपैट स्लिप की गिनती की जाए, यही ना। इस पर जवाब देते हुए वरिष्ठ वकील गोपाल शंकर नारायण बोले, कहा चुनाव आयोग कहता है कि वीवीपैट की पर्ची को मिलान करने के लिए 12 दिन लग जाएंगे। प्रशांत भूषण ने एक रिसर्च पेपर को पढ़ा जिसमें कहा गया कि ईवीएम के साथ छेड़खानी की जा सकती है। प्रशांत भूषण ने आगे कहा कि ये लोग लोकसभा में चुनाव में पूरी लोकसभा के अंदर मात्र 5 वीवीपैट मशीनों की गिनती करते हैं, जबकि 500 से ज्यादा मशीनें एक लोकसभा क्षेत्र में यूज की जाती है। कोर्ट ने पूरे मामले को सुना है दोस्तों। चुनाव आयोग की ओर से नोटिस का जवाब सामने आने के बाद अगली सुनवाई की जाएगी। अप्रैल के अंत में एक बार और फिर से सुनवाई होने वाली है। देखते हैं इस सुनवाई के अंदर क्या कोई सुप्रीम कोर्ट की ओर से बड़े फैसले लिए जाएंगे। जो भी जानकारी आती रहेगी आप लगातार पहुंचाते रहेंगे। आपकी जो भी राय हो लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ अरविंद केजरीवाल ने राज्यसभा के सांसद संजय सिंह के माध्यम से दिल्ली को एक मैसेज भिजवाया है। संजय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल के साथ आतंकियों जैसा व्यवहार किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल ने जेल से एक मैसेज भेजा है। उन्होंने कहा कि मेरा नाम अरविंद केजरीवाल, मैं कोई आतंकवादी नहीं हूं। कुल मिलाकर दोस्तों अरविंद केजरीवाल के साथ दुर्व्यवहार को लेकर कई सारे आम आदमी पार्टी के नेता लगातार बता रहे हैं कि कैसे दुर्व्यवहार किया जा रहा है। आप लोग अपनी राय जरूर लिख बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर मुंबई के बांद्रा में बॉलीवुड के सुपरस्टार सलमान खान के घर के बाहर फायरिंग करने वाले दोनों आरोपियों को गुजरात से गिरफ्तार कर लिया गया है। इस बीच आरोपियों के गुजरात से गिरफ्तार किए जाने के मामले को लेकर उद्धव ठाकरे बीजेपी को निशाने पर लेते नजर आए। उन्होंने कहा कि ऐसे लोग गुजरात से ही क्यों पकड़े जाते हैं और शूट आउट करके गुजरात क्यों भाग जाते हैं। गद्दार गुजरात भाग जाते हैं, ड्रग पेडलर गुजरात से पकड़े जाते हैं, गुजरात की बदनामी हो रही है। इससे पहले उद्धव ठाकरे ने महाराष्ट्र की कानून व्यवस्था पर भी सवाल खड़े करते हुए कहा था कि राज्य में किसी का ध्यान नहीं है, सिर्फ वोट चाहिए। उन्होंने कहा कि यह घटना शर्मनाक है। शिवसेना यूबीटी के चीफ ने कहा कि कोई भी आकर मुंबई में गोली चला देता है, इस सरकार को सत्ता चलाने का कोई हक नहीं है। ऐसे कैसे कोई बाहर से आकर यहाँ गोली चला सकता है। उद्धव ठाकरे ने कहा कि हमने देखा है कि कैसे राहुल गांधी की चेकिंग की जा रही है। उम्मीद है कि ठीक इसी तरीके से नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के भी सामानों की चेकिंग की जाए। वह चुनाव प्रचार के लिए किन किन चीजों का इस्तेमाल करते हैं, उन सभी चीजों की जांच की जानी चाहिए। आप लोगों की जो भी राय हो दोस्तों लिखकर जो बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर श्री गुलजार अलवी जी बीजेपी में शामिल हो गए। रणविजय सिंह की ओर से सोशल मीडिया में तस्वीर शेयर करते हुए बताया गया है कि उत्तर प्रदेश के अंदर गुलजार जी यूपी के रहने वाले हैं और बेहद शरीफ है, सभ्य है, संस्कारी व्यक्ति है। गुलजार जी पर 10 पुलिस थानों में 16 मुकदमे दर्ज है। ये लूट, बलवा, आर्म्स एक्ट, चोरी, हत्या की कोशिश, ड्रग जैसे मामले छोटे मोटे इनके ऊपर है। गुलजार जी अब देश की सेवा करेंगे, यानी इन्होंने भाजपा ज्वाइन कर ली है। इसके बाद उन्होंने कहा कि मीडिया में खबर आने के बाद से बीजेपी श्री गुलजार अलवी से किनारा कर रही है। बीजेपी के मुताबिक माननीय गुलजार जी कार्यक्रम में आए और गले में बीजेपी का पटका पहनकर फोटो खिंचवा ली, लेकिन एक वीडियो है जिसमें बताया जा रहा है कि गुलजार अलवी ने बीएसपी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने जा रहे हैं, यानी दोस्तों बीजेपी में शामिल कराया गया। लेकिन जैसे ही मीडिया में इस व्यक्ति के बारे में डिटेल सामने आई और भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने की जानकारी आई, लोगों ने बीजेपी से सवाल पूछना शुरू कर दिया। इसके बाद भाजपा के लोग अलवी से अपने आप को अलग करने की कोशिश कर रहे हैं। आप लोग को याद होगा कि कुछ दिनों पहले ही बीजेपी ने एक ऐसे व्यक्ति को अपनी पार्टी में शामिल कराया था जिसके ऊपर गैंगस्टर का एक्ट दर्ज था, गुंडा एक्ट लगा हुआ था। साथ साथ दोस्तों दिल्ली की एक अदालत ने कथित शराब घोटाला मामले को लेकर गिरफ्तार भारत राष्ट्र समिति बीआरएस के नेता के कविता को सोमवार को 23 अप्रैल तक के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की बेटी को तिहाड़ जेल से गिरफ्तार किया गया। कविता को ईडी ने गिरफ्तार किया था, इसके बाद उन्हें तिहाड़ में बंद किया गया था और अब वह सीबीआई के कस्टडी में है। आप लोग अपनी राय जो लिखता है। साथ साथ दोस्तों सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर करते बताया गया है कि संतोष कुशवाहा है, पूर्णिया से सांसद है और एनडीए के नेता है जो जेडीयू के प्रत्याशी है। जनता कह रही है कि 5 साल में सांसद जी झांकने नहीं आए, काम नहीं किया, शायद इसलिए मोदी, भगवा और जय श्री राम के नारे पर वोट मांग रहे हैं। मजेदार बात यह है कि इनकी गाड़ी पर कहीं भी नीतीश कुमार की फोटो नहीं लगी हुई है, ना ही जेडीयू का झंडा लगा हुआ है। यानी दोस्तों इन्हें लग रहा है कि मोदी जी के नाम पर चुनाव जीत जाएंगे, लेकिन इनको अपने भारतीय जनता पार्टी के ही उम्मीदवार के बयान को देखना चाहिए जिन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि कहीं दूर दूर तक बीजेपी की कोई लहर नहीं है, नरेंद्र मोदी की कोई लहर नहीं है। साथ साथ दोस्तों भारतीय जनता पार्टी के नेता और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी अपने लखीमपुर के अंदर चुनावी प्रचार प्रसार कर रहे थे। सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर करते हुए दावा किया जा रहा है कि एक व्यक्ति को पानी के समस्या पर सवाल पूछे जाने पर उन्होंने धमकी दी है और कहा है कि एक झापड़ में सब भूल जाओगे, बैठो बे। इस पर बोले राजीव निगम कहा और मोदी जी बोलते हैं कि देवतुल्य जनता, हंसी आती है ढोंग पे। यानी भाजपा के लोग नरेंद्र मोदी कहते हैं कि जनता हमारे लिए देवतुल्य है, लेकिन एक व्यक्ति बीजेपी के नेता से सवाल पूछ रहा है तो उसको पड़ मारने की, झापड़ मारने की धमकी दे रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के गृह राज्य मंत्री, जो कि वीडियो में देखा जा सकता है। दोस्तों आप लोग अपनी राय जरूर लिख के बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी
बड़ी जानकारी तरफ बाबा रामदेव के कोर्ट के चक्कर लगने लगातार जारी है। एक और तस्वीर में देखा जा सकता है कि बाबा रामदेव हाथ जोड़कर सुप्रीम कोर्ट के सामने खड़े हैं और कई सारे वकील दिखाई दे रहे हैं, उनके सामने 2 जज भी हैं। कांग्रेस पार्टी के नेता बोले, कहा चौकीदार का एक मालिक आज देश के कानून और संविधान की ताकत के सामने क्षमा की भीख मांग रहा है। 10 वर्षों में इनके जैसा और भी है जिन्होंने देश की जनता को खूब बेवकूफ बनाया है और लूटा है, सबका नंबर आएगा। जय संविधान। साथ साथ दोस्तों 48 घंटे तक प्रचार नहीं कर पाएंगे कांग्रेस पार्टी के नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला। उन्होंने हेमा मालिनी को लेकर जो टिप्पणी की थी उसे आपत्तिजनक टिप्पणी मानते हुए चुनाव आयोग ने कार्रवाई की है। दोस्तों आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। इसी के साथ में एक ट्रक पर नरेंद्र मोदी की 6 तस्वीरें लगी हुई है, लेकिन जिस बीजेपी के नेता और प्रत्याशी के लिए ये वोट मांगे जाने वाली प्रचार मशीन है वहां पर दूर दूर तक उस प्रत्याशी का नाम नहीं है, केवल नरेंद्र मोदी की फोटो दिखाई दे रही है। लोग पूछ रहे हैं कि हम लोग क्या सांसद चुन रहे हैं या फिर एक प्रधानमंत्री को चुन रहे हैं। आप लोगों की जो भी राय हो लिखकर जरूर बताएगा। दोस्तों चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर कांग्रेस पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा ने सोमवार को वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर में दर्शन किए। स्थानीय लोगों से मुलाकात करने के बाद उन्होंने कहा कि अमेठी से लोकसभा चुनाव लड़ने की बात पर कि लोग अमेठी के चाहते हैं कि मैं वहां से चुनाव लड़ूं, उनका प्रतिनिधित्व करूं। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव में उम्मीदवार बनने का फैसला सही समय पर किया जाएगा। गांधी नेहरू परिवार 2 गढ़ में हमेशा चुनाव लड़ते आए हैं, अमेठी और रायबरेली, और इस बार भी यहां से गांधी परिवार का ही कोई व्यक्ति चुनाव लड़ेगा। इसके बाद उन्होंने अपने को लेकर भी कहा है कि लोग चाहते हैं कि वो अमेठी से चुनाव लड़े, लेकिन फैसला पार्टी को लेना है। देखते हैं क्या कांग्रेस पार्टी इस बार रॉबर्ट वाड्रा को मैदान में उतारेगी। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएंगे। दोस्तों साथ साथ लोकसभा चुनाव में असम में सबसे बड़ा मुद्दा मुख्यमंत्री के इर्द गिर्द घोटाले का है। कांग्रेस पार्टी की ओर से कांग्रेस पार्टी टीवी यानी आईएनसी टीवी ने असम को लेकर घोटाले के बारे में डिटेल में जानकारी देते हुए बताया है कि ये मुख्यमंत्री से जुड़ा हुआ बड़ा घोटाला है और असम में इसी के इर्द गिर्द चुनाव लड़ा जाएगा। आप लोग की जो भी राय हो दोस्तों लिखकर जरूर बताएगा। इसी के साथ में भरतपुर लोकसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी रामस्वरूप कोहली को जिताने के लिए मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने एक रोड शो किया था। रोड शो की शोभा मजदूरों ने बढ़ाई। इस दौरान मजदूरों ने भारतीय जनता पार्टी का झंडा पकड़कर बीजेपी के लिए नारे भी लगाए, लेकिन बाद में जब बात की गई तो पता चला कि 375 रुपए की मजदूरी देने के नाम पर ठेकेदार ने उनसे बीजेपी का झंडा पकड़कर प्रचार करने के लिए कहा था। रोड शो खत्म होने के बाद मजदूर ठेकेदार को खोजते नजर आए। ठेकेदार मजदूरों की मजदूरी दिए बिना लापता हो गया। मुख्यमंत्री का रोड शो कुम्हेर गेट से शुरू होकर बिजली घर चौराहे पर आकर समाप्त हुआ। रोड शो के लिए बाजार में झंडे बैनर से पूरा बाजार पाट दिया गया। दोस्तों आपको बता दें कि मजदूरों ने नाराजगी व्यक्त की है कि उसके ठेकेदार ने उन्हें जबरदस्ती यहाँ पर लेकर आए थे और बीजेपी की रैली में नारे लगवाए थे, झंडे लहरवाए थे और पोस्टर भी हाथ में लेकर वो चल रहे थे, लेकिन उनके साथ धोखा हो गया है। यानी भारतीय जनता पार्टी को राजस्थान में भीड़ जुटाने के लिए अब मजदूरों का सहारा लेना पड़ रहा है। उनको जबरदस्ती पैसे देकर बुलाने की कोशिश की जा रही है रैली में और वो भी उनके साथ धोखा कर रहे हैं। बिना पैसे के काम करवाकर केवल आश्वासन देकर निकल जा रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि 2014 में जो वादे किए गए थे उसी तरीके का वादा इन मजदूरों के ठेकेदार ने इन मजदूरों के साथ किया और क्योंकि उसी की रैली में ये लोग गए थे तो हो सकता है कि सीखे होंगे कुछ उसी राजनीतिक पार्टी से। आप लोगों की जो भी राय हो दोस्तों लिखकर जरूर बताएगा। इसी के साथ में कांग्रेस पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी ने राजस्थान की अलवर के लोकसभा सीट से कांग्रेस पार्टी प्रत्याशी के समर्थन में सोमवार को रोड शो किया। इस दौरान रामगढ़ के विधायक जुबैर खान और पुलिस के बीच में धक्का-मुक्की देखने को मिली। इस पर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने पुलिस प्रशासन पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि दोषियों के खिलाफ कार्रवाई हो वरना अलवर पुलिस एक बड़ी लड़ाई के लिए तैयार रहे। प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर ट्वीट करते लिखा कि सोमवार को अलवर में प्रियंका गांधी के रोड शो के दौरान विधायक जुबैर खान के साथ पुलिस द्वारा की गई बदतमीजी बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होगी। घटना की जांच कर तुरंत दोषियों पर कार्रवाई हो वरना कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता बड़ी लड़ाई लड़ने को तैयार है। देखते प्रशासन की ओर से क्या कार्रवाई की जाती है। साथ साथ दोस्तों भारतीय जनता पार्टी ने कई सारी सीटों को लेकर अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। बीजेपी ने अभिषेक बनर्जी के सामने डायमंड हार्बर की सीट से अभिजीत दास को मैदान में उतारा है। देवरिया से शशांक मणि त्रिपाठी को चुनाव लड़ाने का फैसला लिया है। होशियारपुर से अनिता सोम प्रकाश को मैदान में उतारा गया है, जबकि सतारा से छत्रपति उदयन राजे भोसले को मैदान में उतारा गया है। दोस्तों इसी के साथ में और भी कई उम्मीदवार बीजेपी ने उतारे हैं। हालांकि अभिषेक बनर्जी को डायमंड हार्बर की सीट से चुनाव हराना लगभग असंभव है और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी ने जो उम्मीदवार उतारा है उनसे कोई खास कंपटीशन मिलेगा नहीं, ये स्पष्ट तौर पर नजर आने लगा है। दोस्तों आप लोग अपनी राय जरूर बताएगा। साथ साथ तेजस्वी यादव ने प्रधानमंत्री मोदी के बिहार के दौरे से पहले कहा कि मोदी जी ने 10 साल देश में केवल और केवल 4 चीजें दी है। पहला गरीबी, दूसरा महंगाई, तीसरा बेरोजगारी, चौथा जुमला। 10 साल के बाद इनकी अपनी कोई उपलब्धि गिनाने के लिए नहीं है, इसलिए अब विपक्ष को गालियां देते हैं। साथ साथ दोस्तों सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस हेमा कोहली और अमानुल्लाह ने बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण से सीधी बात की। बाबा रामदेव ने हाथ जोड़कर कहा कि हम पूर्ण माफी मांग रहे हैं। बाबा रामदेव को सुप्रीम कोर्ट ने आज भी माफी नहीं दी और 23 तारीख को आने के लिए कहा है। दोनों के वकीलों ने सार्वजनिक माफी प्रकाशित करने की बात कही थी, लेकिन कोर्ट ने कहा कि अभी हम इस पर 23 तारीख को बात करेंगे। साथ साथ सुप्रीम कोर्ट में वीवीपैट की गिनती और ईवीएम को लेकर कोर्ट ने सवाल चुनाव आयोग को असहज करने वाले थे, यानी जो सवाल चुनाव आयोग से पूछे गए उसका जवाब चुनाव आयोग सही से नहीं दे पा रहा है। कोर्ट को भी प्रथम दृष्टया लग रहा है कि वोटर्स को पता चलना चाहिए कि वोटर्स ने जिसे वोट दिया है वोट उसी को मिला है या नहीं मिला है। अब अगली सुनवाई गुरुवार को होगी। साथ साथ दोस्तों तेलंगाना में 15 अगस्त तक माफ कर दिए जाएंगे 2 लाख रुपए तक के कृषि ऋण। रेवंत रेड्डी ने एक बार फिर से ऐलान करते हुए किसानों को एक बड़ा मैसेज भेज दिया है। दावा करते हुए कांग्रेस पार्टी सरकार किसानों का कर्ज माफ करने के अपने वादे से पीछे नहीं हटी है, ये बात उन्होंने स्पष्ट कर दिया। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव
कि आदर्श आचार संहिता के कारण अब तक कर्ज माफी नहीं किया जा सका है। रेवंत रेड्डी ने कहा कि हम लोग आश्वासन दे रहे हैं कि सरकार उन्हें अगले फसल सीजन के प्रति क्विंटल धान पर 500 रुपए का बोनस देगी। तेलंगाना कांग्रेस प्रमुख ने यह भी घोषणा की है कि लोकसभा चुनाव पूरा होने के बाद 2 महीने के भीतर स्थानीय निकाय के चुनाव होने वाले हैं और कांग्रेस पार्टी ये सुनिश्चित करेगी कि देश के किसानों, खासकर तेलंगाना के किसानों को जल्द से जल्द राहत दी जाए, उनके कर्जों को माफ किया जाए। साथ साथ दोस्तों, गवर्नमेंट कैन नॉट सॉल्व ऑल सोशल इकोनॉमिक प्रॉब्लम सच एज अनएम्प्लॉयमेंट, यानी देश के चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर ने कहा था कि हमारे देश में सरकार सारी समस्या का समाधान नहीं कर सकती। सामाजिक आर्थिक समस्या और बेरोजगारी का पूर्णतः समाधान नहीं किया जा सकता। इस पर बोली नेहा सिंह राठौर, कहा बेवकूफी मत कीजिए, ध्यान से समझिए। रोजगार पर बस एक सवाल पूछते ही आपको आपकी सारी हिंदू कट्टरता के बावजूद पाकिस्तान जाने के लिए कह दिया जाएगा। चाहे इलेक्टोरल बॉन्ड पर ही कोई सवाल पूछकर देख लीजिए, ये लोग उसी वक्त आपको देशद्रोही घोषित कर देंगे। इनका धर्म केवल कुर्सी है जो आपके सवालों से हिलने लगती है और जब जब इनकी कुर्सी हिलती है ये कहते हैं कि धर्म खतरे में आ गया है। क्या आप नेहा सिंह राठौर के द्वारा कहे गए इन शब्दों का समर्थन करते हैं? आप लोगों की जो भी राय हो दोस्तों लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं कि ये इलेक्शन है उन लोगों को पनिश करने का जो लोग भारत के संविधान के खिलाफ है। यानी एक इंटरव्यू में प्रधानमंत्री संविधान के खिलाफ व्यक्तियों के खिलाफ ये चुनाव है, जनता उनको पनिश करना चाहती है, इस तरीके की टिप्पणी कर रहे हैं। जबकि भारतीय जनता पार्टी के अयोध्या से एमपी ने कहा कि हमको 2/3 मेजोरिटी चाहिए संविधान में कोई बदलाव करने के लिए और एक नया संविधान बनाने के लिए। तो क्या भारतीय जनता पार्टी के नेता के खिलाफ, बीजेपी के प्रत्याशी के खिलाफ लोगों को वोट करना चाहिए? प्रधानमंत्री मोदी को एक बार कह देना चाहिए कि जो लोग संविधान के खिलाफ नहीं बल्कि बीजेपी का नेता जो संविधान के खिलाफ बोल रहा है उसके खिलाफ वोट करिए, ताकि भाजपा का एक सांसद तो वैसे ही कम हो जाएगा जो संविधान के खिलाफ टिप्पणी कर रहा है। और बीजेपी का अकेला ये सांसद नहीं है दोस्तों, ऐसे कई भाजपा के सांसद ने देश के संविधान के खिलाफ टिप्पणियां की है, उसे बदलने की बातें कई बार मंचों से कही है। साथ साथ दोस्तों, पूर्व एमएलसी बीआरएस पार्टी के नेता राजेश्वर राय ने कांग्रेस पार्टी की सदस्यता ले ली है और इस दौरान उनको सदस्यता दिलवाने के लिए खुद मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी मौजूद रहे। साथ साथ दोस्तों, प्रेम चौधरी नाम के एक व्यक्ति है जिन्होंने अमेरिका के इलेक्शन के दौरान जॉय बिडेन, जो अभी वर्तमान में प्रेसिडेंट है अमेरिका के, उनके कैंपेन की जिम्मेदारी संभाली थी। इलेक्शन के स्ट्रेटजिस्ट के तौर पर काम कर रहे थे। उन्होंने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर ली है दोस्तों। एआईसीसी के जनरल सेक्रेटरी श्री मोहन प्रकाश और बिहार पीसीसी के प्रेसिडेंट अखिलेश प्रसाद सिंह ने उन्हें कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कराई है। हो सकता है पार्टी को चुनाव के दौरान उनकी चुनावी स्ट्रेटजी के एक्सपीरियंस का फायदा मिले। आप लोग अपनी राय जरूर बताएगा। साथ साथ बाबा रामदेव ने 2023 में कहा था कि अगर वो मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं तो 1000 करोड़ का पेनल्टी देने को भी तैयार है या फिर यहाँ तक कि मृत्यु दंड स्वीकार करने को भी तैयार है। अब 2024 में बाबा रामदेव कह रहे हैं कि उन्हें माफ कर दिया जाए क्योंकि वो माफी मांग रहे हैं, पब्लिक माफी मांग रहे हैं, हाथ जोड़कर माफी मांग रहे हैं। यानी दोस्तों, बाबा रामदेव जिस समय बड़बोलापन दिखा रहे थे और बेतुकी बातें कर रहे थे, अब उनको समझ में आ गया है कि लोगों ने पकड़ लिया है कि वो मिसलीडिंग एड दे रहे थे और भारत के जुडिशरी का यही शक्ति है जो बाबा रामदेव 1000 करोड़ और डेथ पेनल्टी तक की बातें कर रहे थे, अब हाथ जोड़कर कह रहे हैं कि उनको छोड़ दिया जाना चाहिए। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। इसके साथ में गाजा को लेकर एक बड़ी रिपोर्ट दी गई है। यूनाइटेड नेशन ने जानकारी देते हुए बताया है कि गाजा में इजराइल के अटैक के कारण 1000 फिलिस्तीनी महिलाओं ने अपनी जान गंवाई है। 19,000 के आसपास बच्चे भी अनाथ हो गए हैं दोस्तों। काफी भयावह स्थिति है गाजा के अंदर। यूनाइटेड नेशन की ओर से दी गई इस जानकारी के बाद आप इमेजिन कर सकते हैं कि किस तरीके का मंजर रहा होगा। कुल मिलाकर दोस्तों, जोर से आवाज उठाई जानी चाहिए इस तरीके के अत्याचार के खिलाफ। आप लोगों की जो भी राय हो लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ मजदूरों का आरोप था कि 375 रुपए देने का वादा किया गया भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री के रैली में आने के लिए। इस पर कांग्रेस पार्टी के नेता लालजी देसाई बोले, कहा मोदी राज में देश के हालात इतने खराब हो गए हैं कि सबसे ज्यादा चंदा लेने वाली पार्टी भी गरीब मजदूरों को पैसा नहीं दे रही है, पैसा खा गए हैं। साथ साथ दोस्तों, तेजस्वी यादव का तूफानी दौरा बिहार में हुआ है जहां पर उन्होंने कई जगह सभाओं को संबोधित की है दोस्तों। मनोज कुमार झा बोले, कहा यकीन मानिए निशाने पर सिर्फ और सिर्फ मुद्दे होंगे, मसलन नौकरी, मतलब खाली जगह को जनता तेजस्वी यादव के नाम से स्वयं भर देती है। कुल मिलाकर दोस्तों, नौकरी जैसे मुद्दे तेजस्वी यादव उठा रहे हैं। 5 के 5 अलग अलग इलाकों में एक ही मुद्दे लेकर तेजस्वी यादव आगे बढ़ रहे हैं जो जनता से जुड़ा हुआ मुद्दा है। साथ साथ दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने जारी किया गुजरात के अंदर स्टार प्रचारकों की लिस्ट। आपको बता दें कि गुजरात में आम आदमी पार्टी को कांग्रेस पार्टी ने सीटें दी है साथ में चुनाव लड़ने के लिए और ऐसे में स्टार प्रचारकों की लिस्ट भी आम आदमी पार्टी ने जारी कर दी है जो प्रचार करने जा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के नेताओं के पक्ष में भी प्रचार किया जाएगा। ऐसे में दोस्तों, अरविंद केजरीवाल स्टार प्रचारकों की लिस्ट में है, सुनीता केजरीवाल स्टार प्रचारकों की लिस्ट में है। यानी पहली बार उनकी पत्नी को भी स्टार प्रचारक के तौर पर उतारा जा रहा है। भगवत मान, मनीष सिसोदिया, संदीप पाठक, पंकज गुप्ता, संजय सिंह, गोपाल राय, राघव चड्डा, सत्येंद्र जैन, आतिशी, सौरभ भारद्वाज, कैलाश गहलोत, इमरान हुसैन का नाम ऐड किया गया है और भी कई सारे नाम है। लेकिन बड़ी बात यह है कि सुनीता केजरीवाल अरविंद केजरीवाल की जगह स्टार प्रचारक के तौर पर जहां तहां प्रचार करती दिखाई दे सकती है। आप लोग अपनी राय जो लिखकर जाएगा। साथ साथ दोस्तों, खुद पहले को आईने में देखें। प्रधानमंत्री टीएमसी के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप पर ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री मोदी पर पलटवार करते हुए जमकर निशाना साधा है। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर जलपाईगुड़ी में प्रचार करने के लिए पहुंची थी ममता बनर्जी। उन्होंने कहा कि बीजेपी के साथ साथ कांग्रेस और सीपीआई एम जैसी पॉलिटिकल पार्टी मिलकर काम कर रही है। प्रधानमंत्री मोदी को देना होगा बंगाल की जनता को जवाब। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार के आरोप की जांच के लिए 300 सेंट्रल एजेंसियों की टीम बंगाल भेजी गई थी लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिला। अब प्रधानमंत्री को बंगाल की जनता को जवाब देना होगा कि मनरेगा फंड का क्या हुआ। उन्होंने सेंट्रल एजेंसियों के जरिए की गई जांच में व्हाइट पेपर की
की मांग करते हुए कहा कि गरीब लोगों ने योजना के तहत काम किए लेकिन उन्हें पैसे का भुगतान नहीं किया गया। प्रधानमंत्री की पार्टी डकैती करने वाले लोगों से भरी हुई है। टीएमसी की चीफ की ओर से दिए गए बयान पर अब तक कोई जानकारी सामने नहीं आई है। दोस्तों आप लोग अपनी राय जरूर लिखिएगा। साथ साथ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को पूर्व जजों का पत्र न्यायपालिका को धमकाने के लिए प्रधानमंत्री के अभियान का हिस्सा था। जिस तरीके से 21 सेवानिवृत्त न्यायाधीशों ने सीजीआई को लेटर लिखा था दोस्तों, एक तरीके से भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा सोची समझी साजिश के तहत किया गया पूरा मामला था। आप लोग अपनी राय जरूर लिखिएगा। हमारे साथ लगातार जुड़े रहेंगे सभी दोस्तों, भाइयों, बहनों, मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद।